हेलो गाइज, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल पेज। गाइज उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। गाइज इस वीडियो में हम करने वाले हैं BHIC 133 बुक की 5वीं इकाई को। इस बुक की हम आधे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में मुगल वंश की स्थापना के बारे में, मुगल शासन की स्थापना के बारे में, बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में और मुगल वंश की पुनर्स्थापना के बारे में। इसके साथ ही ये 5वीं इकाई समाप्त हो जाएगी। चलिए गाइज बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। गाइज पिछली वीडियो में हमने जाना था कि किस तरह भारत में मुगल शासन की स्थापना हुई। पानीपत के युद्ध के बारे में हमने पिछली वीडियो में जान लिया था। गाइज इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह आरंभिक समस्याओं पर काबू पाते हुए बाबर ने क्षेत्रीय राजाओं की समस्या को हल किया। यहाँ पर पानीपत के युद्ध के बाद दिल्ली और आगरा के जो सरदार थे उन पर विजय पाना भी बहुत ज़रूरी था। तो बाबर ने किस तरह कुलीन की समस्याओं का सामना किया, आइए जान लेते हैं एक एक करके। बाबर तथा राजपूत राज्य, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, मेवाड़ का राणा सांगा एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था। बाबर के अपने संस्मरणों से हमें राणा सांगा पर आरोप लगाया है कि इब्राहिम लोदी के विरुद्ध पानीपत के युद्ध में उसने उनका साथ न देकर अपना वादा तोड़ा था। यहाँ इस विवाद में न जाते हुए की सहायता का प्रस्ताव राणा की तरफ से बाबर की तरफ से आया था। यह वास्तविक ये दोनों के मध्य इब्राहिम लोदी के विरुद्ध समझौता करने के अवश्य सहमति हुई थी, जिससे राणा सांगा पीछे हट गया था। राणा को आशा थी कि बाबर काबुल वापस लौट जाएगा और ऐसी स्थिति में राणा सांगा को अगर संपूर्ण हिंदुस्तान पर नहीं तो कम से कम राजपूताना पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। बाबर की ठहर जाने के निर्णय से राणा सांगा की अभिलाषा पर गहरा घात लगा। बाबर की इस तथ्य से भली भांति परिचित था कि उसके लिए अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना तब तक असंभव होगा जब तक राणा सांगा की शक्ति को नष्ट नहीं कर देता। राणा ने अफगान सरदारों की मदद से बाबर के विरुद्ध महासंघ की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की और हसन खां मेवाती ने केवल हसन खां ही नहीं बल्कि उसने महासंघ के निर्माण में और भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उस समय बारी के हसन खां और हुसैन खां गुरग अंदाज की भी राणा के साथ जा मिले और हुसैन खां नोहाई के रौपी पर अधिकार कर लिया और रुस्तम खां ने कोल पर, जबकि कुतुब खां ने चंदवार पर अधिकार कर लिया। पूर्वी अफगान पर भी इतना अधिक दबाव था कि सुल्तान मोहम्मद दुलदाई को कनौज छोड़कर बाबर के साथ शामिल हो गए और बाबर के सेनापति अबुल अजीज तथा मुहीज अली की बयाना में पराजय और उसके द्वारा राजपूताना सैनिक के शौर्य की प्रशंसा ने बाबर को सेना को निरुत्साहित कर दिया। उसके बाद सेना निरुत्साहित हो गई। फरिश्ता तथा बदायूंसी अकबर के समकालीन थे ये के अनुसार पराजय की भावना इतनी अधिक प्रबल थी कि युद्ध परिषद की बैठक में बहुमत के यह प्रस्ताव पारित किया गया कि बादशाह को पंजाब वापस जाना चाहिए, अप्रत्याशित घटनाक्रम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बाबरनामा में इस प्रकार के प्रस्ताव के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है, किंतु इस वाक्यांश से निराश एवं भटकाव का स्पष्ट आभास मिलता है। लेकिन बाबर ने इस स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए अपने साथी की धार्मिक भावना को छूने वाला एक ओजस्वी भाषण दिया। बाबर ने सिकरी के पास खानवी गांव में अपनी स्थिति को घेराबंदी से मजबूत किया
और यहाँ पर उसने अपनी सेना को ओटोमन प्रसिद्धि के आधार पर योजनाबद्ध एक संगठन किया। इस बार उसने अपनी बाईं ओर एक तालाब की सहायता ली। अग्रमी भाग में सुरक्षित बनाने के लिए इस बार लकड़ी की गाड़ियों का प्रयोग किया गया, किंतु इस बार इनको रस्सी के स्थान पर लोहे की जंजीरों से कसकर बांधा गया। इस बार लकड़ी की मजबूत तपाइयों का उपयोग एक दूसरे से रस्सी से बांधकर किया गया। इससे न केवल सुरक्षा एवं तोपों को आराम से रखना संभव हुआ, अपितु उनको पहियों की मदद से सरलता से आगे पीछे भी घुमाया जा सकता था। इस युद्ध को उस्ताद मुस्तफा और उस्ताद अली के नेतृत्व में पूरा करने में लगभग 20-25 दिन लग गए। इस लड़ाई में 17 मार्च 1527 में बाबर ने अपने तोपखाने का सफल उपयोग किया। राणा सांगा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसको आमेर के पास बासवा ले जाया गया। उसके 7 सहायकों में महबूब खां लोधी भाग निकला, किंतु हसन खां मेवाती मारा गया और राजपूतों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वास्तव में सेना की ऐसी कोई टुकड़ी न थी जिसका सेनापति न मारा गया हो। सयामल दास ने रायसेन के शासक शिलहिदी पर विश्वासघात का आरोप लगाया है और इसे राणा की राज्य का मुख्य कारण माना है, और किंतु वास्तविक में राणा द्वारा 3 सप्ताह तक निष्क्रिय बने रहना अतार्किक था। इससे बाबर को स्वयं को शक्तिशाली बनाने और लड़ाई की पूर्ण तैयारी करने का सुअवसर मिला। बाबर की अनुशासनहीनता के कारण ही सेना अनुशासनबद्ध हुई। गतिशील घुड़सवार और तोपखाने ने युद्ध के निर्णायक भूमिका अदा की। मेवाड़ के राजपूतों को खानावा के युद्धों में भारी आघात पहुंचा, किंतु मालवा में मेदिनी राय अभी भी निश्चित रूप से शक्तिशाली था। राणा सांगा ने मालवा के महमूद द्वितीय को प्रधानमंत्री मेदिनी राय को 1520 में पराजित कर मालवा पर अपना प्रभाव कायम किया और सफलता प्राप्त की। 1528 में चेदी के युद्ध में राजपूतों ने अपने पूरे पराक्रम के साथ युद्ध किया। बाबर ने मेदिनी राय में सरलता से विजय प्राप्त कर ली और मेदिनी राय की पराजय के साथ ही राजपूताना में विद्रोही ताकतें पूर्णतः विखंडित हो गई थी। लेकिन अभी भी बाबर को अफगान समस्या का सामना करना शेष था, क्योंकि महमूद खां लोधी पहले ही पूर्व की ओर भाग गया था और यदि उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाता तो बाबर के लिए समस्या पैदा हो सकती थी, तो इसलिए उसे स्वतंत्र नहीं छोड़ा गया। तो बाबर तथा अफगान सरदारों की बात कर लेते हैं अब। यद्यपि अफगानों को दिल्ली समर्पण करना पड़ा, फिर भी वे बिहार और जौनपुर के काफी क्षेत्रों में शक्तिशाली, जहां पर सुल्तान मोहम्मद कोहनी के नेतृत्व में सुल्तान मोहम्मद नोहानी के नेतृत्व में नोहानी अफगानों का प्रभुत्व था, किंतु चुनार, जौनपुर और अवध में अफगान नोहानी अफगानों के साथ मिलकर मुगल शक्ति का संयुक्त विरोध करने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि उन्हें कार्यतापूर्वक हुमायूं के सम्मुख समर्पण कर दिया। इस बीच सुल्तान मोहम्मद नोहानी की मृत्यु हो गई और नोहानियों को असंगठित कर दिया गया, क्योंकि उसका पुत्र जलाल खां नाबालिग था। परंतु इस खालिस्तान को शीघ्र ही सिकंदर लोदी के पुत्र इब्राहिम के भाई राजकुमार मोहम्मद लोदी के पूर्व में आगमन ने भर दिया। इससे गैर नोहानी अफगान, जो पहली नोहानियों के साथ सहयोग करने में थोड़ा हिचकिचा रहे थे, मोहम्मद लोदी के नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार हो गए। इसके अतिरिक्त बबन बायजीद और फतह खां सरवानी जैसे नोहानी अफगान, जो जलाल
के बंगाल चले जाने पर नेतृत्व विहीन हो गए थे। वे महमूद का स्वागत किया और बंगाल का शासक नुसरत शाह बाह्य तौर पर बाबर के साथ मित्रता का दावा कर रहा था, किंतु गुप्त रूप से उसने बाबर के विद्रोह शत्रुतापूर्वक उपाय को अपनाया। उसके लिए बिहार के नौहानी राज्य का अस्तित्व अपने अधीनस्थ बिहार अधिकृत क्षेत्र में सुरक्षा के लिए मुगलों के विरुद्ध मध्यवर्ती राज्यों के समान था। इसके अलावा हम जान लेते हैं कुछ और जानकारी, कुछ और घटनाक्रम जो अनदेखी नहीं कर सकते, जिनकी उसने अपनी सेनाओं को घाघर नदी के समीप एकत्रित किया और नसरुल शाह की सेना पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार अफगान नसरूत गठबंधन टूट गया और नसरुल खां को भारी मात्रा में अफगान विद्रोहियों के सामने समर्पण करना पड़ा, जिन्होंने उसके राज्य की शरण ले रखी थी। इस घटनाक्रम में अफगानों का मनोबल पूर्णतः टूट गया और बबन और बयाजीद के अवध में मुगल शक्ति का प्रतिरोध करने का प्रयास किया, लेकिन जब उन पर मुगल दबाव पड़ा तो महमूद के पास भाग गए। इस प्रकार बाबर ने 4 वर्षों के अंदर ही समस्त विद्रोही शक्तियों को कुचलने में सफलता प्राप्त की। अब वह स्वयं की स्थिति को दिल्ली में सुदृढ़ करने की योजना बना रहा था, परंतु उसको शासन करने के लिए उचित अवसर प्राप्त नहीं हो सका, क्योंकि शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। 29 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद बाबर के संरक्षणत्व में मुगल साम्राज्य की स्थापना का महत्वपूर्ण घटना रही थी। यद्यपि उसके द्वारा राजपूतों एवं अफगान शक्तियों का पूर्ण दमन नहीं किया जा सका था, यह कार्य उसके उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन पानीपत एवं खानवा की सफलता निर्णायक थी, जिन्होंने इस क्षेत्र में तत्कालीन शक्ति संतुलन को नष्ट किया और संभवतः अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की दिशा में एक कदम रखा। इसमें बाबर के युद्ध ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हुमायूं की। 1530 से लेकर 1540 तक शासन किया। हुमायूं के अधीन स्थिति काफी भिन्न थी। बाबर के विपरीत उसने कुलीन का सम्मान एवं आदर प्राप्त न था। बाबर उसे भी कुलीनों का सम्मान और आदर प्राप्त नहीं था। इससे भी खतरनाक स्थिति यह थी कि चगताई कुलीन वर्ग हुमायूं के विशेष पक्ष में नहीं था। भारतीय कुलीन में जिन्हें बाबर की सविताएं स्वीकार कर ली थी, हुमायूं की सत्तारूढ़ होने के साथ उन्होंने छोड़ दिया। तैमूर के वंशज मोहम्मद सुल्तान मिर्जा और मोहम्मद जमा तथा बाबर के बहनोई मोहम्मद मेहंदी ख्वाजा सिंहासन पर अपना अधिकार करना चाहते थे। विशेषकर बाबर के एक कुलीन अमीर निजामुद्दीन अली खिलाफा ने एक षड्यंत्र रचा, किंतु असफल रहे। हुमायूं को शाही सत्ता और आधिपत्य बनाए रखने के लिए पूर्व एवं पश्चिम में उन अफगानों के विरुद्ध संघर्ष करना था जिनके पास व्यापक सामाजिक अधिकार था। लेकिन हुमायूं के लिए सबसे बड़ा खतरा उसके स्वयं के भाई कामरान मिर्जा से था। साम्राज्य में सत्ता के 2 केंद्र में हुमायूं और अफगानिस्तान तथा पंजाब में मिर्जा कामराना की स्वायत्तता स्थापित हो जाने से स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। हुमायूं ने पहले पश्चिम और अफगानिस्तान से निपटने का निर्णय लिया। बहादुर शाह और हुमायूं। परिस्थितियों के कारण बहादुर शाह तथा हुमायूं के संबंधों के बीच एक विरोधाभास था। बहादुर शाह ने प्रारंभ में हुमायूं को मित्रता एवं वफादारी का आश्वासन दिया, लेकिन ठीक उसी समय उसने मुगल सीमाओं से लगे क्षेत्रों पर अपने प्रभाव का प्रचार करने का प्रयत्न किया। बहादुर शाह का प्रथम शिकार मालवा था। बहादुर शाह को पहले से ही मालवा पर मुगलों की नीयत का आभास हो गया था। उसको डर था कि यदि मध्यवर्ती राज्य पर अधिकार किए बगैर छोड़ दिया गया तो मुगल शासक इसको विजित करने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त गुजरात की ओर जाने वाले व्यापारिक मार्ग मालवा से होकर गुजरात ही जाते थे।
तो यह अनाज उत्पादन की दृष्टि से भी उपजाऊ और संपन्न क्षेत्र था। गुजरात अनाज की आपूर्ति के अलावा मालवा पर निर्भर रहता था। तो 1530 में बहादुर शाह ने मालवा पर सैन्य दबाव डालना प्रारंभ किया और अंततः 1531 में बहादुर शाह ने इस पर अधिकार कर लिया। इस घटना के तुरंत बाद बहादुर शाह ने हुमायूं के विरोधियों बिहार में शेर शाह तथा बंगाल व नुसरत शाह के साथ गठबंधन की प्रक्रिया शुरू की। नुसरत शाह ने भी ख्वाजा सरा मलिक के अधीन एक प्रतिनिधित्व मंडल गुजरात भेजा, जिसका बहादुर शाह ने पूर्ण स्वागत किया। इसके अतिरिक्त उत्तर तथा पूर्व के अनेक हताश अफगान भी अपने खोए सम्मान को पुनः स्थापित करने के लिए मुगलों को बाहर निकालने का प्रयास में बहादुर शाह के साथ शामिल हो गए। बखलोल लोदी का पुत्र सुल्तान अलाउद्दीन लोदी तथा उसके पुत्र फतेह खां तथा तातर खां ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत का भतीजा राय नरसिंह तथा कालपी का आलम खां लोधी, ये सभी नेतृत्व के लिए बहादुर शाह की ओर देखने लगे और उन्होंने उसे मुगलों के विरुद्ध मदद देने की पेशकश की। पूर्व में अफगान बबन खां लोधी, मलिक रूपचंद दुत शरवाना तथा मारूफ फरमुली बहादुर शाह के साथ मिल गए। इस घटनाक्रम में हुमायूं द्वारा अवहेलना करने पर उसके भयंकर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। हुमायूं पर पश्चिम और पूर्व की ओर से संयुक्त आक्रमण की स्थिति और भी भयंकर सिद्ध होती। इस दौरान बहादुर शाह का विजय अभियान बगैर किसी रुकावट के जारी था। उसने भिलासा, रायसेन, उज्जैन और गगरौन पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार वह मुगलों को ग्वालियर, कालिंचर, बयाना और आगरा से दूर रख सकता। जिस समय बहादुर शाह मालवा तथा राजपूताना की ओर क्षेत्रीय प्रचार में व्यस्त था, उस समय हुमायूं चुनार पर अधिकार करने में उलझा हुआ था। इस घटनाक्रम में हुमायूं को आगरा वापस लौटने के लिए बाध्य किया, लेकिन बहादुर शाह प्रकट तौर पर मुगलों के साथ किसी भी प्रकार का संघर्ष को टालना चाहता था। उसने तत्काल खुरासान खां के अधीन एक प्रतिनिधित्व मंडल हुमायूं के पास भेजा। हुमायूं ने मांग की कि बहादुर शाह किसी भी मुगल विद्रोही, विशेषकर मोहम्मद जामा मिर्जा को शरण नहीं देगा। किसी के साथ हुमायूं बहादुर शाह के गुजरात अधीनस्थ क्षेत्र को चुनौती न देने के लिए सहमत हो गया। बहादुर शाह ने भी मांडू छोड़ने का वायदा किया। तत्पश्चात बहादुर शाह पुर्तगालियों द्वारा उत्पन्न खतरे का दमन करने में तथा हुमायूं पूर्व में अफगान समस्या का समाधान करने में व्यस्त हो गया और नई घटनाओं के परिणाम स्वरूप गुजरात पर 1535 में हुमायूं के आक्रमण के रूप में निकला। जनवरी 1534 में बहादुर शाह ने मोहम्मद जामा मिर्जा को शरण दी और चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। चित्तौड़ बहादुर शाह के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि राजपूतानों में एक मजबूत आधार प्राप्त होता जा रहा था, जिससे वह सफलतापूर्वक अजमेर, नागौर और रणथंभौर की ओर प्रचार कर रहे थे। हुमायूं ने इस बिंदु पर बहादुर शाह को चित्तौड़ विजय करने से रोकने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया। आगरा के कालपी की ओर हुमायूं का प्रस्ताव भी काफी धीमा था। ठीक इसी प्रकार उसने चित्तौड़ पहुंचने के लिए एक लंबे मार्ग को चुना। ऐसा प्रतीत होता है कि हुमायूं को बहादुर शाह को चित्तौड़ का अधिकार करने से रोकने में कोई विशेष दिलचस्पी न थी। बहादुर शाह हुमायूं के अवरोध खड़ा करने से पूर्व ही मांडू पहुंचने के लिए चिंतित था, लेकिन हुमायूं काफी पहले मांडू पहुंचने में सफल रहा। चित्तौड़ से गुजरात वापस लौटने पर एकमात्र मार्ग मांडू से था। इस पर पहले ही हुमायूं द्वारा अधिकार कर लिया गया था। हुमायूं ने बहादुर शाह की सेना की सभी ओर से घेराबंदी कर उसकी आपूर्ति रोक दी। इस एक माह के अंदर जब कोई आशा शेष न रही, तो गुजरात की सेना को मुगल को रोकने के लिए उसने
विद्रोह प्रयोग करने वाले अपने सर्वश्रेष्ठ तोपखानों को स्वयं ही नष्ट करना पड़ा। बहादुर शाह मंडू से चंपानेर अहमदाबाद होता हुआ केम्बे की ओर आगे बढ़ता गया और काठियावाड़ को पार कर दीव पहुंचा। मुगलों ने उसका पीछा किया, लेकिन एक बार फिर बहादुर शाह को गिरफ्तार करने या उसकी हत्या करने के लिए कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। ऐसा लगता है कि हुमायूं का मुख्य उद्देश्य मात्र गुजरात की शक्ति को नष्ट करना है। जिस समय चंपानेर में मुगल सेनाओं ने बहादुर शाह को पहचान लिया था, उसे गिरफ्तार नहीं किया। इस समय आगरा में लंबे समय से हुमायूं की अनुपस्थिति के कारण दोआब एवं आगरा में विद्रोह भड़क उठे। अतः उससे शीघ्र ही मंडू छोड़ना पड़ा और आगरा की ओर तेजी से कूच किया। अतः मंडू को मिर्जा अस्करी के आधिपत्य में दे दिया। उधर गुजरात तथा मालवा में मुगलों द्वारा स्थानीय जनता के साथ किया गया व्यवहार के कारण स्थानीय विद्रोह प्रारंभ हो गए और मुगल सेना ने लोगों को लूटा और उनकी हत्या की। इसके फलस्वरूप हुमायूं ने मंडू छोड़कर वैसे ही लोगों ने बहादुर शाह का दीव से वापस लौटने पर स्वागत किया। बहादुर शाह ने अवसर का लाभ उठाते हुए मुगलों को अहमदाबाद में पराजित कर दिया, किंतु इस बीच बहादुर शाह को पुर्तगालियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए दीव वापस लौटना पड़ा। लेकिन इस बार पुर्तगाली अपने अभियान में सफल रहे और उन्हें विश्वासघात से बहादुर शाह की हत्या कर दी। इससे सभी जगहों पर भ्रांति की स्थिति उत्पन्न हो गई और अफगानों के सम्मुख कोई विकल्प शेष न रहा। वे नेतृत्व के लिए शेरशाह की ओर देखने लगे। पूर्व अफगान और हुमायूं, इनकी बात करें तो पराजित हो जाने के बाद हुमायूं चुनार के युद्ध में पराजित हो जाने के बाद अफगान कुलीन गुजरात की ओर आगे भाग गए। हुमायूं से पराजित हो गए थे। इससे पूर्व में राजनीतिक रिक्तता उत्पन्न हो गई और शेरशाह को अपनी सत्ता सुदृढ़ करने का सुअवसर मिला। शेरशाह ने अवसर का फायदा उठाते हुए सुदृढ़ करते हुए स्थिति को बंगाल एवं अफगान कुलीनों का सामना करना पड़ा और उसने बंगाल के शासक को आश्रय प्रदान भी किया। शेरशाह को बंगाल शासक के 2 हमलों का सामना भी करना पड़ा। प्रथम आक्रमण मुंगेर के मुफ्ती कुतुब खां के नेतृत्व में और सुल्तान नुसरत शाह के शासनकाल में हुआ और दूसरा सुल्तान मोहम्मद शाह के शासनकाल में इब्राहिम खां के नेतृत्व में 1534 में किया गया था। लेकिन दोनों अवसरों पर बंगाल की सेना को पराजय का सामना करना पड़ा। इन सफलताओं ने बंगाल सेनाओं की कमजोरियों को पुनः उजागर कर दिया। इससे शेरशाह की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त हुमायूं द्वारा बहादुर शाह की शक्ति नष्ट कर दिए जाने एवं बहादुर शाह की मृत्यु हो जाने के कारण अफगानों के पास मुगलों के विरुद्ध शेरशाह का साथ देने के अलावा कोई और विकल्प शेष नहीं था। तो इसी तरह सार्वभौमिक नेता सिद्ध हुआ शेरशाह उस समय में। युद्ध के फिर एक बंगाल की सेना से पराजित कर दिया सूरजगढ़ के युद्ध में। उसके बाद युद्ध के शांति समझौते के बाद अनुसार शेरशाह को जब कभी भी आवश्यकता होगी तो बंगाल के सुल्तान महमूद शाह उसके हाथियों की आपूर्ति करवाएंगे। ऐसी संधि हुई। शेरशाह के समय में उपयोग बंगाल की राजधानी दौड़ पर अधिकार कर लिया और हुमायूं ने शेरशाह को बंगाल एवं रोहतासगढ़ की मांग की, किंतु शेरशाह बंगाल देने के लिए तैयार न था। वार्तालाप असफल रहा और हुमायूं ने शेरशाह की शक्ति को समाप्त करने का निर्णय लिया, लेकिन वह समय को बंगाल की राजनीति में फंसाना नहीं चाहता था। फिर भी
परिस्थितियों ने उसको ऐसा करने के लिए बाध्य कर दिया। शेरशाह ने चतुराई से स्वयं को बंगाल से अलग कर लिया और हुमायूं को बगैर किसी बाधा के बंगाल तक पहुंचने दिया। हुमायूं को बंगाल के 4 माह तक वहां पर व्यापक अराजकता को ठीक करने में लग गए, वहीं पर ठहरना पड़ा। इस बीच तो जो शेरशाह ने आगरा के मार्ग में नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त कर ली। इस प्रकार हुमायूं के लिए आगरा के साथ संपर्क मुश्किल कर दिया गया। तो हिंदाल मिर्जा ने हुमायूं की चिंताओं को बढ़ा दिया और जब उसने सेना के लिए आपूर्ति की व्यवस्था कराने के लिए भेजा तो किंतु उसने स्वयं को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। हुमायूं ने तुरंत चुनार की ओर प्रस्थान किया। वह मार्च 1538 को चौसा पहुंचे। उसने करमनासा नदी के पश्चिम किनारे पर अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। इस समय भी हुमायूं का स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण था। शेरशाह ने भी समझौते करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन हुमायूं ने नदी पार कर स्वयं को अनावश्यक खतरे में डाल दिया था। शेरशाह ने हुमायूं की सामग्री, हथियारों एवं परिवहन की कमी की भली भांति परिचित थे, अतः उसने स्थिति का लाभ उठाते हुए कोई समय नष्ट नहीं किया और समझौते की शर्त को पूरा करने का बहाना करते हुए मुगल सेना पर अचानक आक्रमण कर दिया और भगदड़ मच गई। बड़ी संख्या में मुगल सेना नष्ट हो गई। इसके बाद में करमाना मिर्जा ने हुमायूं का नष्ट हुई सेना के साथ आगरा वापस लौटने पर स्वागत किया, जबकि शेरशाह ने अपनी विजय से पुलकित होकर स्वयं को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। इन परिस्थितियों में अंतिम संघर्ष अपरिहार्य था। हुमायूं को गंगा के तट पर 1540 में हुए कनौज के युद्ध में बुरी तरह से पराजित राज्य का सामना करना पड़ा। इस हार से भारत में दूसरे अफगान साम्राज्य की स्थापना के मार्ग प्रशस्त हो गए और शेरशाह के विरुद्ध हुमायूं की असफलता के बहुत बड़े कारण कुछ इस तरीके से थे। भाइयों का वैमनस्य, उसने भाइयों के साथ कई अवसरों पर अत्यधिक दयालु पूर्वक व्यवहार किया। उन कई परिस्थितियों में जबकि उसके तीव्रता के साथ कार्यवाही करनी चाहिए थी, उस समय सुस्ती दिखाई। गुजरात और बंगाल के अभियानों में के दौरान ऐसा देखा जा सकता है। निष्ठुर भाग्य का भी शिकार हुए। उदाहरण के लिए बंगाल के महमूद शाह ने उसे अनावश्यक बंगाल की राजनीति में उलझाए रखा, जिससे शेरशाह ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने का अवसर मिल गया। नियंत्रित युद्ध को जारी रखने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की भी हुमायूं के पास कमी थी। जिस समय वह बंगाल में था वह निस्सहाय था। उसके पास धन तथा आपूर्ति दोनों की कमी थी। इसके अतिरिक्त शेरशाह के पास साहस, अनुभव और संगठनात्मक योग्यता थी। वह राजनीतिक अवसरों का लाभ उठाने में निपुण हुआ करता था। हुमायूं का इन गुणों में से कोई मुकाबला न था। हुमायूं एवं उसका भाई। अपने पिता बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने अपने साम्राज्य को 4 भागों में विभाजित किया। मेवात हिंदाल को, संभल अस्कारी को और पंजाब, काबुल और कांधार कामरान को। साम्राज्य का हुमायूं द्वारा किया गया विभाजन उसके लिए हानिकारक था, क्योंकि इससे उसके पास सीमित संसाधन शेष रहे। उसके उदारतापूर्ण व्यवहार के बावजूद जब कभी भी उसको आवश्यकता होती तो उसके भाइयों ने उसकी मदद नहीं की। अहमदाबाद पर बहादुर शाह के आक्रमण के समय उसका भाई अस्करी मिर्जा, जिसे हुमायूं ने गुजरात का गवर्नर नियुक्त किया था, उत्पन्न समस्या का हल न कर सके। फलस्वरूप हुमायूं को मालवा खोना पड़ा और कनौज के युद्ध में शेरशाह द्वारा पराजित होने के पश्चात जब हुमायूं को सहायता की अति आवश्यकता थी तो उस समय भी अस्करी मिर्जा ने
इस निर्णायक अवसर पर उसका साथ छोड़कर कामराना के साथ कांधार की ओर प्रस्थान किया। पर हिंदाल मिर्जा हुमायूं के प्रति वफादार बना रहा। वह अंत तक उसके लिए युद्ध करता हुआ मर गया। हुमायूं को सबसे बड़ा खतरा कारमान मिर्जा से था, क्योंकि उसने अफगानिस्तान तथा पंजाब में लगभग एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। इस प्रकार सत्ता के दो केंद्र बन गए थे, एक काबुल और दूसरा आगरा। इस स्थिति में एक केंद्रीकृत राज्य के उदय में बंधा हुआ उत्पन्न होता हुआ एक संकट दिखाई देता है मुगलों में आपस में ही। तो इस संकट में कामरान मिर्जा हुमायूं के प्रति प्रारंभिक वर्षों में वफादार बना रहा और बाद में हिंदल मिर्जा द्वारा उत्पन्न समस्या का समाधान करने के लिए वह दिल्ली के गवर्नर यादगार नासिर मिर्जा के आमंत्रण पर दिल्ली भी आया। किंतु दोनों भाई हिंदल और कामरान चौसा के युद्ध में हुमायूं की सहायता करने के स्थान पर दूर से ही स्थिति का आकलन करते रहे। यदि उन्हें समय पर हुमायूं की भरपूर सहायता की होती तो संभवतः हुमायूं शेरशाह को पराजित कर देता। ऐसा प्रतीत होता है कि कामरान अफगानों के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने की अपेक्षा अपने क्षेत्र की सुरक्षा बनाए रखने में अधिक रुचि रखता है। हुमायूं का शेरशाह के साथ अंतिम युद्ध से पूर्व ही कामरान मिर्जा के लाहौर में हुमायूं की सेवा में संपूर्ण सेना भेजने के स्थान पर मात्र 3000 सिपाहियों को ही भेजा। 1540 में हुमायूं के शेरशाह के हाथों पराजित हो जाने के बाद कामरान ने काजी अब्दुल्लाह के माध्यम से शेर शाह को पंजाब की सीमा के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव भेजा। शेर शाह ने इससे अनुमान लगाया कि दोनों भाइयों के मध्य एकता का अभाव है, अतः मौके का फायदा उठाकर उसने उससे संधि कर सिंध नदी को सीमा मानने पर मजबूर किया। कामरान का विचार था कि उसको अपने भाई हुमायूं की अक्षमताओं के कारण शेर शाह को पंजाब देना पड़ा और वह काबुल तथा कांधार को बचाने के लिए अधिक चिंतित हो गया। 545 से 553 के वर्षों में हुमायूं कामरान मिर्जा से संघर्षरत रहा, परंतु इन सब के बावजूद हुमायूं की असफलता का पूरा उत्तरदायित्व उसके भाइयों पर नहीं थोपा जा सकता। फिर भी यदि हुमायूं को अपने भाइयों का भरपूर समर्थन प्राप्त होता तो वह साम्राज्य को बचाया जा सकता था। भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना। हुमायूं के निष्कासित करने के बाद शेर शाह पूर्व में सिंध से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मालवा तक उत्तर भारत का सम्राट बन गया और इसके बाद मुल्तान और ऊपरी सिंध के बचौल सरदार, पश्चिमी राजपूताना, मालदेव, रायसेन के भय और पूरनमल पराजित हो गए। तो शेर शाह सूरी के अधीन एक बार फिर से केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत हो गई। इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।